काशिफ़नीस और इस वीडियो में बेटा हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हीट के एमसीक्यूज सिंध बोर्ड के, ठीक है जी। तो अब अगर इनके हवाले से कुछ बात करें तो इन एमसीक्यूज में अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास जिस पे बात की जा रही है हमारी शीट नंबर 1। तो आए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप देखें, हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज़ होती हैं थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन के लिए। देखें, थर्मोमीटर को हम बनाते इस तरीके से हैं कि उसके अंदर जो है हर तरह की चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। उसमें जब भी कोई मटेरियल डाला जाए उसके स्टेट के चेंज की वजह से हम टेम्परेचर के चेंज को जो है प्रिडिक्ट कर सकें। तो एक्सपेंशन ऑफ मरकरी ऑन हीटिंग, चेंज ऑफ कलर विद टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे किसको, ऑल ऑफ दीज को। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी को हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं? इट डज नॉट वेट, सबसे पहली चीज़ वो गीला नहीं होता, एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो लाइट को पास होने देता, नज़र आता है लाइट में। और दूसरा, उसकी जो टेम्परेचर की रेंजेस हैं वो यूनिफॉर्म, मतलब वो हर टेम्परेचर की रेंज पर एकदम एक्सपैंड नहीं करता, यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है, यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक बड़ा अच्छा मीडियम हमें प्रोवाइड करता है कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है जी। टू फिक्स पॉइंट, टेम्परेचर बनाने के लिए हमने जो फिक्स पॉइंट रखे थे वो नीचे रखा था मेल्टिंग पॉइंट और ऊपर रखा था बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा वीडियोस में आपने देखा है किसका, पानी का। तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है जी। इन लिक्विड, इन ग्लास थर्मामीटर, द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज्ड इन थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज मतलब जो टेम्परेचर चेंज की वजह से हम जो चेंजेस प्रोड्यूस करवाते हैं सिस्टम के अंदर, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो थर्मल एक्सपेंशन भी होता है और कलर चेंज भी होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, हमेशा याद रखें वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके 180 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये 100 डिग्री की वैल्यू से बड़ी है ना, तो सेंटीग्रेड का स्केल जो है वो बड़ा होता है फ़ारेनहाइट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, अच्छा जी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो 1 केल्विन जो है वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। जब उनका डिफरेंस लिया जाता है तो उनका जो डिवीजन होती है आप देख भी सकते हैं, केल्विन की डिवीजन भी 100 पे होती है और सेंटीग्रेड की डिवीजन भी 100 पे होती है। तो ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से जो है वो काम करते हैं। अगर इनको जो है आगे लेके चलें, ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है, द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल हैव द सेम वैल्यू एट, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है इस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की सेम वैल्यू होती है? तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको एक जगह लाना पड़ेगा सेंटीग्रेड का फॉर्मूला अपॉन 100 और उसको इक्वेट करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले से, जो कि है -32/180। अच्छा, इक्वल का मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर ढूंढूंगा पर इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू बराबर हो जाए। तो मैं लेट सपोज इन दोनों टेम्परेचर्स को जो है बराबर ले लेता हूँ किसके, एक्स के। तो ये बन जाएगा, मैं कैंसिल कर दूँ उसको, तो ये बन जाएगा x/5, दिस विल बिकम्स x -32/9। इसको उधर ले जाएं, ये बन जाएगा 9x, ये बन जाएगा 5x माइनस 5, 32 को होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 10, 5 3 15, 16, तो 160। तो ये हो गया, ठीक है। इसको बदलने आया तो ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा -160। कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। तो ये वो टेम्परेचर जहाँ पे दोनों स्केल जो है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं। 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। अच्छा जी, तो 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड अगर आप फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएं तो आप फ़ारेनहाइट में 32 से थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। अब वो किस नंबर पे जाएंगे, अगर आप उसका डिफरेंस निकालना, आपको पता चलेगा यहाँ पर 1 डिग्री का सेंटीग्रेड यहाँ पे 1.8 को बढ़ाया था। इसको निकालने का एक और तरीका भी है, फ़ारेनहाइट की डिवीजन है 100, सेंटीग्रेड की डिवीजन है 100। अगर आप इनको जो है आपस में डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1.8। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो बराबर होता है 180 फ़ारेनहाइट के। सही है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है आपस में टिक कर सकते हैं और उसको इक्वेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, ऑब्वियसली बात है -273। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट कॉरस्पॉन्ड्स टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो है किस टेम्परेचर पे जो है वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है? तो आए जरा इसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं।
जिसको हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें फ़ारेनहाइट के स्केल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के स्केल में कन्वर्ट करें तो आपको जो है एक आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली याद भी कर सकते हैं, और अगर हम इसकी वैल्यू को सब्सक्राइब करें तो ये -460 फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक है बेटा, तो उस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। 1 कैलोरी आसान है, 4.2 यानी कि 4.18। ऐसा यूनिट ऑफ हीट जूल्स होता है, ऑब्वियस है। एब्सोल्यूट जीरो इज कंसिडर्ड टू बी द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन एंड गैस वुड सीज, यानी कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोशन गैस में होता है। अगर हम उसके मॉलिक्यूलर मोशन को सीज करना चाहें तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ही सारे काम होते हैं उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जो आंसर होगा ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसको लेके। The melting point of ice and boiling point of water in Fahrenheit scale is taken as 32 and this. Obviously, the average kinetic energy of molecules, the measure of average kinetic energy of molecules temperature को बताती है। The sum of all energies of molecules in a substance is called, और अगर खाली kinetic energy होती तो ये हीट था, लेकिन all energies है तो ये internal energy होता है, याद रखें। Temperature remaining constant, the graph between volume and 1 upon pressure। अच्छा देखें, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाओ तो उस तरह का बनता है, लेकिन अगर मैं लेट सपोज इस प्रेशर को इन्वर्स करके रख दूँ इस तरीके से तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो जब भी किसी इन्वर्स क्वांटिटी कर्व ग्राफ को 1 अपॉन कर दो तो वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है, तो वो जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ है ना। रियल गैसेस स्ट्रिक्टली ओबे लॉस एट, रियल गैसेस जो है स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं गैस लॉस किस पे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, सॉरी। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ है बेटा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ, ऑब्वियस सी बात है। फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ, द प्रेशर डबल्स द वॉल्यूम विल बिकम, अच्छा जी, प्रेशर और वॉल्यूम का इस तरह का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर प्रेशर डबल हो जाए तो अगर मैं की जगह वी ले आऊँ और प्रेशर को जो है ऑटोमेटिकली नीचे ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है हाफ हो जाएगा। सही है ना, ये मैं थोड़ा गंदगी से कर दिया लेकिन आपको पता है कि हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी, एब्सोल्यूट जीरो पर कोई काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो एनर्जी। सिंपल है, आसान है। The molecules of a gas exerts pressure on the wall of the container due to their continuous collisions। अच्छा, ये रिलेशनशिप पूछ रहे हैं के आर और एन के बारे में, तो के जो होता है वो बराबर होता है आर अपॉन एन ए के, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वही होता है 3/2 kT। तो टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। The average kinetic energy of an ideal gas depends upon volume of gas, temperature of gas किसी पे नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पे करती है। Heat is a form of energy associated with molecular motion, kinetic energy पे डिपेंड करती है ना। When pressure is increased, the boiling point will, अगर pressure increase करो तो boiling point जो है वो और ज़्यादा increase हो जाता है। ठीक है। पहाड़ों पे जब आप पानी को लेके जाते हैं तो जल्दी बॉयल होता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, लेकिन जब आप ज़मीन पे उसको बॉईल करते हैं तो पानी 100 पे ही बॉयल होता है। क्यों? इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है ज़्यादा है। तो इस तरह से, तो जब किसी लिक्विड को ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो तो उसके मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रेशर वो ज़्यादा चाहिए चाहते हैं बॉयल होने के लिए, मसला होता है। प्रेशर इज मेजर्ड इन, ऑटोमेटिकली सब में मेजर करते हैं, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो पास्कल ही होता है। एटमॉस्फेयर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ऐसा ही होता तो खाली पे पास्कल आता। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल्ड देन द डेंसिटी, इट विल बिकम। अच्छा जी, कांस्टेंट प्रेशर पर ही सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है जी।
इसको भी देख सकते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर ले, दिमाग में भी आया। वॉल्यूम को डबल कर दो तो डेंसिटी को अगर देखें तो वो हाफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो डेंसिटी आपके पास जो है वो क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो उसका आंसर जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जरा इसको लेके, एक सेकेंड। हाफ हो गया। द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ और टेम्परेचर की वजह से बात की जाएगी, है क्या, लिखें जरा इसको, चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको याद हो रहा हो तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, याद है। तो इन सबको एक तरफ ले जाए तो ये बराबर होता है अल्फा के, और ये अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज रिलेटेड विथ, तो अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे से बात की जाए तो ये हमारे पास सॉलिड से रिलेट करती है, हम लिक्विड वगैरह की बात इसमें नहीं करते बिल्कुल। When most substances are heated, they expand, their volume increases, their density decreases, all of these. भी जब एक्सपैंड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लेस डेंस हो जाएगी बॉडी। द चेंज इन, अच्छा ये द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर केल्विन। अब ये जो है ना, जब लेंथ की जगह पे चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर रखेंगे तो ये अल्फा नहीं होता, बल्कि क्या बन जाता है, बीटा, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन, इसको तो हीट कैपेसिटी कहते हैं बेटा, डेफिनेशन है। अच्छा, लेकिन अगर इसी डेफिनेशन में 1 kg जोड़ दूं फिर ये स्पेसिफिक हीट बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट इज, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के दरमियान में जो क्या रिलेशन है, आया जरा इसके बारे से कुछ बात करते हैं। हीट कैपेसिटी ये होती है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब अगर आप देखें, मैं इस पूरे फैक्टर की जगह इसको डाल सकता हूँ, ये स्मॉल सी और कैपिटल सी का फर्क होता है, तो बन जाएगा सी इज इक्वल्स टू कैपिटल सी अपॉन एम, इसको मल्टीप्लाई करा दें तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट इनटू मास, ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देखें यहाँ पर किलोग्राम की बात नहीं करी इन्होंने, बल्कि हमारे सामने जो बात की है वो है ग्राम की बात, तो ये कैलोरी की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है बेटा। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सीवी है। फाइंड इट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बेटा एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है जी। तो अब अगर मैं सीवी गिवन है, मुझे सीपी निकालना, तो मैं आर में से सीवी को माइनस कर दूंगा। आर की वैल्यू होती है 8.314 की बात की जाए, खाली इसको 8 ले लिया और सीवी की वैल्यू को 12 ले लिया, ठीक है जी। तो अब हमें जो है क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो जब इसमें प्लस करेंगे तो 20 के लगभग जो है आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 20 देख लें कौन सा ये वाला, तो बस ये आंसर बन जाएगा इसका। आ रही बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है आसानी से, इतना मसला नहीं करते। अच्छा, इन सर्टेन आइसोबैरिक प्रोसेस 400 जूल्स इज सप्लाइड, इतनी जूल्स ऑफ हीट जो सिस्टम को सप्लाई की गई, वैन इतने जूल्स ने काम किया। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा जी, इंटरनल फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये निकालना है, ये है 400 और ये है 800, तो ऑटोमेटिकली 1200 आंसर आ जाएगा, सिंपल है बेटा ये बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें देखें तो हीट इंजन के दो टेम्परेचर्स गिवन है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला मैं जानबूझ के ये लगा रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अच्छा जी, डेल्टा टी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 300 में से 25 को जो है माइनस कर दें, तो जब आप 300 में से माइनस करेंगे 25 को, तो ये बन जाएगा 275 यानी कि 275, ठीक है जी। अब आपको T1 यानी कि ज़्यादा वाले टेम्परेचर में 273 को ऐड करना पड़ेगा, जो 300 में 273 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 573 इंटू 100। अब इन दोनों को पहले कर लेते हैं डिवाइड ताकि मसला ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं 275 को डिवाइड कर दूं 573 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.47 के बराबर आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 47 के लगभग आ जाएगा। 47 के करीब करीब ऑप्शन कौन सा, ये वाला। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा इसमें, आपको कोई चारा नहीं है इसमें।
नॉर्मली जैसी एससी के टेस्ट हैं एनआईटी वगैरह के जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, एनटीएस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते जहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है गंदी। A heat engine perform 200 joules of work in each cycle as an efficiency of this how much heat is absorbed, कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है। अब देखें हीट एब्जॉर्ब, अब देखें ये भी वही क्वेश्चन है कि इसमें देखें पूछा है हीट एक्सपेल्ड। एब्जॉर्ब और एक्सपेल्ड का मतलब अगर आपको हीट इंजन के बारे में बताऊं, ये हीट इंजन है, यहाँ यहाँ से हीट रिलीज होती थी और कोल्ड बॉडी के अंदर जाके हीट एब्जॉर्ब हो जाती थी। तो ये था Q1 हीट एक्सपेल्ड और ये था Q2 विच इज हीट एब्जॉर्ब। तो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का डेल्टा W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं सबसे पहले Q1 निकालूं तो वर्क कितना था भाई 200, एफिशिएंसी कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये बन गया 100 और एक जीरो बचा तो Q1 जो है वो कितना आ गया 1000 जूल्स। तो एक्सपेल्ड वाले का तो आंसर हो गया 1000, ऑटोमेटिकली आपने जो है टिक कर देना उसको। अच्छा इन्होंने उल्टा किया हुआ, इसमें एब्जॉर्ब की जगह एक्सपेल्ड का आंसर लिखा हुआ और एक्सपेल्ड की जगह एब्जॉर्ब का आंसर लिखा हुआ। तो ये जो है Q1 तो इसका आंसर उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। और जब इसको आप Q1 में से आप Q2 निकालेंगे तो Q2 निकालने का तरीका क्या होगा, Q2 निकालने का सिंपल सा तरीका है कि वर्क बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। तो जब आप Q2 निकालेंगे तो Q1 में से वर्क को माइनस कर देंगे, तो ये 1000 और ये 200 तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बेटा। एक हीट इंजन है, वही एफिशिएंसी गिवन है और सोर्स का टेम्परेचर ये, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट रिजेक्ट हीट टू सिंक, हीट फ्रॉम सिंक। अब किस टेम्परेचर पर जो है वो रिजेक्ट करेगा, यानी कि आपको सिंपली सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक टेम्परेचर गिवन है और दूसरा टेम्परेचर जो है निकालना, तो डायरेक्टली फॉर्म में लगा दें। यहाँ से T1 निकाल लें और वो डेल्टा T इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 करके T2 का फॉर्मूला लगा ली, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। CP इन सब की वैल्यूज जो है वो नॉर्मली आप लोग याद कर लें, हर एटॉमिक गैसेस की नहीं है, ताकि आपको जो आसानी हो जाए। मोनोटॉमिक गैस यानी कि एयर की इसकी वैल्यू होती है 1.4, लेकिन अगर हम लोग किसी मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1.67 और पॉलीएटॉमिक की नहीं 1.3 होती है। सही है ना बेटा। सपोज हीट इज एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ आइस मेल्टेड ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग के दौरान क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जब मेल्टिंग हो रही होती है तो टेम्परेचर सिस्टम की जितनी भी हीट होती है वो सिस्टम को मेंटेन रखती है। मैंने याद है आपको बताया था ये वाला, एक इस तरह से ग्राफ बनता था कि लेटेंट हीट होती थी, तो मेल्टिंग या बॉइलिंग होती है सिस्टम का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। और बस ये हमारी पूरी आंसर की आ गई, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया और ये वाले एमसीक्यू जो है वो एंड हो गए। ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच।